जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने विजयनगर के अंदर अपनी जो विज्ञान पाठशाला क्लासेज है वहाँ पे अब जेट का बैच भी स्टार्ट कर दिया गया है आज से। ठीक है। और अपने बायो की अभी केमिस्ट्री क्लास तो हो गई है, बायो की क्लास है अपने, है ना। तो जेट का जो बायोलॉजी का सिलेबस है 2026 का, उसके अंदर आप लोगों की क्या क्या आएगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। और किस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक, चलो देखते हैं। और आपके टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 40 क्वेश्चन आएंगे जीव विज्ञान में से। ठीक है। और 40 क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे, तो 160 नंबर के 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो 160 नंबर की आपके टोटल बायो है, जिसके अंदर अपन 11th भी पढ़ेंगे और 12th के भी कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन गलत करने पे आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है। यानी 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 5 क्वेश्चन के आप लोगों के नंबर कट जाएंगे वहां पे। चलो आगे चलते हैं अपन सिलेबस की ओर। तो सबसे पहला जो अपन को पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो वनस्पति विज्ञान मिलेगी। ठीक है। उसके अंदर पौधों का वर्गीकरण, यानी पौधों के कितने कितने अपने भाग दे रखे हैं उनके बारे में बताएंगे आप लोगों को। ठीक है। टोटल कितने भाग होते हैं, तो 5 भाग है पौधों के। कितने हैं, 5। जिसमें सबसे पहले आता है बेटा थैलोफाइटा। दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं अपन ब्रायोफाइटा। तीसरा आता है अपने टेरिडोफाइटा। चौथा वर्ग आता है अपने जिम्नोस्पर्म। और पांचवा वर्ग आता है अपने क्या, एंजियोस्पर्म। ठीक है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि थैलोफाइटा को अपन क्या बोलते हैं, तो शैवाल भी बोलते हैं। और शैवाल कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 प्रकार के, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है। फिर ब्रायोफाइटा की बात करें तो इसके अंतर्गत 2 चीजें आती है, एक तो आता है लिवरवर्ट और दूसरा आता है अपने मॉस। ठीक है। और टेरिडोफाइटा का उपयोग कहाँ करते हैं, तो अपन सामान्यतः घरों के अंदर सजावटी पौधों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं अपन, अनावर्त बीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी, क्योंकि इनका जो बीज होता है, इनका जो बीज होता है उस बीज के ऊपर आप लोगों को आवरण देखने को नहीं मिलता है। आवरण देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। और लास्ट वाला कौन सा है, अपने एंजियोस्पर्म। और इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, एक तो पुष्पीय पादप बोला जाता है, और इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, आवर्त बीजी। आवर्त बीजी। और अपने आसपास जितने भी पौधे दिखते हैं आप लोगों को जिनके अंदर फूल पाए जाते हैं, और वो सारे पौधे किसके अंतर्गत आते हैं, तो अपने एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखना। फिर आता है अपने कोशिका विज्ञान की बात करें तो कोशिका की संरचना कैसी होती है। अपने पास में 2 तरीके की कोशिका है, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और दूसरी कौन सी है, तो यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर इसके कार्य क्या क्या होते हैं, तो इसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे गोल्जी काय हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जो अपने शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, लयन काय हो गया, राइबोसोम हो गया। राइबोसोम भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और एक नहीं, अपने अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है कितने प्रकार की होती है, 2, एक तो चिकनी एक खुरदुरी। जो खुरदुरी होती है उसके ऊपर में क्या पाए जाते हैं, अपने राइबोसोम पाए जाते हैं जो किसका निर्माण करते हैं, तो प्रोटीन का। ठीक है। और दूसरा चिकनी जो किसका निर्माण करती है, तो वसा का निर्माण करती है। ठीक है। फिर वो वहां से जाती है अपने कहाँ पे, तो गोल्जी काय के अंदर जाते हैं। ठीक है। फिर है अपना अगला कोशिका विभाजन क्या होता है। अब कोशिका विभाजन की बात करें अपन तो ये 2 प्रकार से होता है। ठीक है, एक तो होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। अब समसूत्री को क्या बोलते हैं अपन, तो समान सूत्रों का क्या होता है इसमें विभाजन। समान सूत्रों का या गुणों का, या अपन बोल सकते हैं गुणसूत्रों का। गुणसूत्रों का क्या होता है, इसमें समान विभाजन होता है।
समान सूत्रों का विभाजन। और फिर दूसरा आता है अपने कौन सा, तो अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों का आधा विभाजन होता है। गुणसूत्रों का आधा विभाजन। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अपने जो शरीर की प्रत्येक कोशिका, या तो पादप की ले लो या अपने शरीर की ले लो, प्रत्येक कोशिका कैसी होती है, तो द्विगुणित कोशिका होती है। कितनी होती है? द्विगुणित कोशिका होती है। अब द्विगुणित कोशिका का मतलब क्या होता है, तो उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे, तो 46 गुणसूत्र। कितने? 46 गुणसूत्र। ठीक है, अब एक तो ये चीज हो गई। द्विगुणित कोशिका किसको बोलेंगे? जिसके अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हो, तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हो। दूसरा आता है अपने कौन? अर्धसूत्री विभाजन या अगुणित कोशिका किसको बोलेंगे अपन? अगुणित कोशिका का मतलब होता है बेटा 23 गुणसूत्र पाए जाते हो। कितने? 23। और अपनी प्रत्येक कोशिका या पादप की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46। ठीक है, और युग्मक जो बनते हैं अपने में और पादप के अंदर, युग्मक जो बनते हैं, युग्मक, उनके अंदर याद रखना आप लोग, भूलना मत, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। अब इसके अंदर भी इनकी अलग अलग अवस्थाएं होती है। समसूत्री विभाजन की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट कौन सी हो जाएगी अपने? टीलोफेज अवस्था। ठीक है, अब ये चारों अवस्थाएं इसके अंदर भी आती है। अर्धसूत्री विभाजन कितने चरणों में होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, 2 चरणों के अंतर्गत होता है। पहला अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और दूसरा कौन सा होता है, तो सेकंड। और दोनों के अंदर प्रोफेज फर्स्ट, अर्धसूत्री में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट आएगी। और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंदर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा अपन। फिर आता है अपने अनुवांशिकी और विकास। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे अपन, तो मेंडल के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, मेंडल ने कितने बताए थे, तो 2 चीजें बताई थी उन्होंने। ठीक है पहला एकल संकर क्रॉस बताया था, और दूसरा कौन सा बताया, तो द्विसंकर क्रॉस। ठीक है, अब एकल संकर क्रॉस करवा के इन्होंने टोटल 2 नियम दिए थे। एक तो संयोजन का नियम या विसंयोजन का नियम दिया था। ठीक है, कि भाई लक्षण जो होते हैं वो पृथक पृथक चले जाते हैं, है ना। फिर दूसरा दिया था इन्होंने पृथक्करण का नियम। ठीक है, और द्विसंकर क्रॉस पूरा करवाने के बाद में इन्होंने दिया था अपने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, फिर अपन देखेंगे कि भाई एकल संकर क्रॉस के अंदर तो इन्होंने सिर्फ एक ही लक्षण को ध्यान में रखा था, और वो कौन सा था, तो लंबाई वाला। कौन सा लक्षण? लंबाई वाला, लंबाई का लक्षण लिया था। ठीक है, और दूसरा द्विसंकर क्रॉस के अंदर इन्होंने 2 लक्षणों की वंशागति देखी थी। कितने लक्षणों की? 2 लक्षणों की वंशागति। ठीक है, कौन कौन सा था? एक तो बीज का रंग लिया था, गोल, पीला और हरा। और दूसरा कौन सा चीज लिया था, तो आकार लिया था बीज का। आकार कैसा लिया था, तो एक तो गोल लिया था, और दूसरा कौन सा लिया था, तो झुर्रीदार। ठीक है, फिर इन्होंने इनका जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप देखा था। ठीक है फिर मेंडल के मरने के बाद में लगभग 16 साल बाद में इनके कार्यों की पुनः खोज हुई थी, आप लोगों को पता हो तो, और 3 वैज्ञानिक आए थे उसके अंदर भी। ठीक है, फिर आगे चलते अपन। डीएनए क्या होता है ना। डीएनए यानी डाई डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। ठीक है, फिर आएगा अपने आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, और डीएनए के अंदर
दो रज्जु होते हैं, इनके बारे में खोज वगैरह किसने की, इन सब चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, कैसे क्या की गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन देखेंगे लिंग निर्धारण। क्या देखेंगे? लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण में अपन देखेंगे कि भाई नर व मादा के युग्मकों का क्रॉस करवाने के ऊपर, ठीक है, तो नर कितने होते हैं यानी लड़के कितने होते हैं और लड़कियां कितनी होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये पढ़ेंगे अपन। या पादपों के संदर्भ में देखें तो नर पादप कितने होंगे और मादा पादप कितने होंगे, इन सब चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आप लोगों के सामने आएगा बेटा पादप शरीर रचना, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला टॉपिक यही है। ठीक है, और इसमें जो टॉपिक आएगा अपने एंजियोस्पर्म पौधों की आकृति और आंतरिक संरचना, यानी आकृति कैसी होती है उनकी, कैसे दिखाई देते हैं, पुष्प होता है या नहीं होता है, इन सब चीजों के बारे में, बीज कैसे बनता है ना, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, इन सब चीजों के बारे में अपन इसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, फिर अगला जो आएगा इनके आंतरिक रचना, यानी इनके शरीर के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, जड़ कैसी होती है, पत्तियां कैसी होती है, ठीक है, और बीज वगैरह ये सारे किस क्रम के अंतर्गत लगे होते हैं, पुष्प का विन्यास कैसा होता है, इन सब चीजों के बारे में अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आएगा अपने प्रकाश संश्लेषण का, और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर वालों को दिक्कत आती है इसी टॉपिक के अंतर्गत आती है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, और किन पादपों के अंतर्गत ज्यादा होता है, कि किसमें कितना भोजन बनता है, इन सब चीजों की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर प्रकाश संश्लेषण, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसी होती है। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्रैंज शारीरिकी, C3 C4 पादप, C2 पादप या C2 चक्र, इन सब के बारे में भी सुना होगा आप लोगों ने, ये कैसे कैसे चलते हैं, क्या क्या उत्पाद बनते हैं इनमें, इन सब चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिर अपने आता है नेक्स्ट कौन सा, पारिस्थितिकी। कौन सा? पारिस्थितिकी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में, और अगला जो पढ़ेंगे अपन की कौन सा, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपने आ जाएगी बेटा कौन सी, प्राणी शास्त्र यानी जूलॉजी के बारे में। इसके अंतर्गत सबसे पहला पशु साम्राज्य यानी एनिमल किंगडम को कितने भागों में बांटा था, एक वैज्ञानिक था ठीक है, उन्होंने टोटल बताए थे अपने 31 संघ बताए थे। कितने संघ बताए थे? 31 संघ बताए थे। ठीक है, अब इसमें से 21 तो बताए थे उन्होंने, कौन से, लघु संघ बताए। कितने बताए? 21 तो लघु संघ बताए थे, और 10 बताए थे इन्होंने कौन से, तो दीर्घ संघ यानी वृहत संघ बताए थे। ठीक है, अब इन वृहत संघों 21 संघ लघु संघों में से लिया था अपन ने एक, और ये 10 संघ कितने हो गए टोटल, तो 11 संघ अपन पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, और यही आते हैं, इनमें से इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, है ना, जैसे पोरिफेरा वगैरह, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटी हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, तो अपने वृहत संघों में, सिर्फ एक पोरिफेरा के अलावा। ठीक है, पोरिफेरा किसमें आता है, तो अपने लघु संघों में। और टोटल कितने संघ होते हैं, तो अपने 31 संघ होते हैं, किसके अंदर, अपने प्राणी शास्त्र के अंदर। ठीक है, और पादपों के तो मैंने आप लोगों को बताई है, टोटल इतने होते हैं तो 5 ही है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन अब। फिर आता है बेटा मानव जनन। ठीक है, और इसमें भी एग्रीकल्चर वालों को दिक्कत आती है, क्योंकि बायो वाले तो इसमें स्मार्ट होते हैं। चलो आगे देखते हैं अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है बेटा इसमें प्रजनन तंत्र, और ये नर और मादा प्रजनन तंत्र कैसे होता है ये देखेंगे। ठीक है, नर प्रजनन तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथियां होती है, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। वृषण के अंदर कौन से शुक्राणु कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे अपन। और मादा के अंडाशय के अंदर अंडाणु कैसे बनते हैं, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर आगे वाला आता है बेटा मासिक धर्म के बारे में, यानी पीरियड्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, पीरियड्स कैसे आते हैं महिलाओं के अंतर्गत, ठीक है, और कितने दिनों का इनका काल होता है, इन सभी चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिर आता है अपने निषेचन कैसे होता है, यानी युग्मकों का संलयन। किसका? युग्मकों का संलयन कैसे होता है, युग्मकों का संलयन फिर आता है नेक्स्ट अपने कौन सी, गर्भावस्था। कितने महीनों की होती है, कोई बताएगा मेरे को? तो लगभग लगभग ये कितने महीनों की होती है, मैं बताता हूँ आप लोगों को, 9 महीनों की। कितने महीनों की? 9 महीनों की होती है।
ठीक है, 9 महीने और प्लस माइनस 15 दिन, यानी 15 दिन या तो पहले भी हो सकता है, 15 दिन लेट भी लग सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि भाई दुग्ध का निर्माण वगैरह कैसे होता है। ठीक है, और कब कब बच्चे में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और कौन सी चीजों का विकास कब आता है उसके अंतर्गत। टोटल 3 भागों के अंदर पढ़ेंगे इसको भी, गर्भावस्था को भी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन। फिर नेक्स्ट आता है अपने कृषि में उपयोगी जीव। ठीक है, कृषि में कौन कौन से जीव उपयोग में आते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा चने वगैरह के नीचे राइजोबियम जीवाणु वगैरह। ठीक है, प्रोटोजोआ कौन से होते हैं, मोलस्का कौन से होते हैं। मोलस्का यानी ये स्नेल वगैरह जो काम या लाभदायक होती है, परागण की क्रिया वगैरह करवाती है, उनके चीजों में उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, फिर सबसे बड़ा जगत जो है अपने जंतुओं का, वो कौन सा है बेटा, आर्थ्रोपोडा। इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। जैसे जितने भी कीट है अपने है ना, मक्खियां वगैरह, ये सारी चीजें जो जितने भी कीट है इस धरती के ऊपर, सब किस में आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर। ठीक है, फिर इनका देखेंगे अपन आर्थिक महत्व, यानी इससे अपन को क्या लाभ होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे अपन कीट विज्ञान के बारे में। किसके बारे में, कीट विज्ञान के बारे में। यानी जैसे आजकल अपन देखा होगा आप लोगों ने कि ये जो अपन फसल वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने बीटी कपास वगैरह का नाम सुना होगा, तो बीटी कपास वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, इनमें कौन से जीन वगैरह में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, वो सारे परिवर्तन करेंगे अपन और देखेंगे कि किस प्रकार एक अच्छी किस्म या अच्छी पैदावार के लिए जो किस्में आती है अपने पास में, ठीक है, वो कैसे बनती है, उनके बीज वगैरह कैसे बनते हैं उनके बारे में। ठीक है, फसल और उनका भंडारण कैसे किया जाता है, यानी अब फसल तो काट वगैरह लिए अपन ने, अब उसको संरक्षित कैसे रखे। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, और महत्वपूर्ण कीट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे इसमें। और मधुमक्खी पालन, यानी शहद का निर्माण किस प्रकार होता है, कैसे कौन कौन सी मधुमक्खियां होती है जिनसे अपन को शहद वगैरह की प्राप्ति होती है, अच्छा शहद कौन सी मक्खियों का होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर है अगला पशु पोषण, यानी अपने जो पशु वगैरह का पालन करते हैं अपन, ठीक है, उनको आहार में क्या क्या दिया जाए, क्या खिलाना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उनमें प्रजनन प्रणाली कैसी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, फिर पशुधन में पोषण, यानी उनको क्या खिलाए क्या पिलाए, और जनन प्रणाली कितनी महीनों की होती है, कितने दिन की होती है, कैसे होता है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है अपने कौन सा, चलो ये समाप्त हो गया भाई अपने। ठीक है, तो ये सिलेबस है और इन सब का अपन अच्छे से क्या करेंगे बेटा, अध्ययन करेंगे। ठीक है, और कल से या अगली क्लास में जब भी आएंगे तब अपन स्टार्टिंग करेंगे किसकी, तो कोशिका की। ठीक है, कोशिका के बारे में अपन संपूर्ण परिचय लेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि अपने शरीर की या किसी भी जीव के शरीर की सबसे जो सूक्ष्मतम इकाई होती है, कौन सी सूक्ष्मतम, वो कौन होती है, तो कोशिका। और इसकी संरचना कैसे बनी होती है, किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे अपन। चलिए भाई, धन्यवाद। अब वापस होगी अपनी क्लास कल। ठीक है।